Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today, I will teach स्पेक्ट्रम। पहला वर्ड आ रहा है आप लोग पास, सुने होंगे क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे तो सुने होंगे। अब हम लोगों को ये जो स्पेक्ट्रम पढ़ना है ये हमारा हाई लेवल का है। क्लास 11th हायर क्लास हो जाता है, जिसमें कि आपका CBSE बोर्ड, SSC बोर्ड और सारे जितने भी बोर्ड है उस लेवल हायर लेवल पर आज हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है आपके जो है कि हायर जो है कि एंट्रेंस एग्जाम जैसे IIT, नीट, एम्स, इन सब जो है कि एग्ज़ाम के लिए आज की जो टॉपिक स्टडी करेंगे उससे क्वेश्चन जो है कि रिलेटेड है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम क्या है? तो यह एक पैटर्न है। क्या है? फोटोग्राफिक पैटर्न। क्या है ये? फोटोग्राफिक पैटर्न है जिसमें कि हमें लाइनिंग्स मिलती है स्क्रीन पर। क्या मिलती है? लाइनिंग्स, ग्रुप ऑफ लाइनिंग्स, बैंड्स मिलते हैं। तो स्पेक्ट्रम एक पैटर्न है, ठीक है ना, फोटोग्राफिक पैटर्न। किस चीज़ का? जिसमें कि हमको लाइन्स ऑब्टेन होगी, बैंड्स मिलेंगे, ग्रुप्स ऑफ लाइन ऑब्टेन होंगे। कब? जब हम किसी रेडिएशन को पास करते हैं, रेडिएशन एनर्जी को पास करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप से या प्रिज्म से, और उसका एनालिसिस करने के बाद वह क्या हो जाता है? डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है। वह लाइट जो रेडिएंट एनर्जी है पास होने के बाद प्रिज्म से पास करेंगे किसी भी सोर्स से। सपोज कीजिए बल्ब है, कैंडल है या सनलाइट से आने वाले जो रेडिएंट एनर्जी है, रेडिएंट लाइट, उसको हम पास करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप से, और पास करने के बाद वो डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, और फैलने के बाद स्क्रीन पर फोटोग्राफिक पैटर्न ऑब्टेन होता है। अब ये होता है भाई कि फोटोग्राफिक पैटर्न क्या है? तो उस फोटोग्राफिक पैटर्न में आपको लाइनिंग्स मिलेंगी ग्रुप में या सेपरेट या बैंड्स मिलेंगे। उससे जो है कि फोटोग्राफिक पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है? तो स्पेक्ट्रम क्या है भाई कि व्हेन अ रेडिएंट एनर्जी पास थ्रू अ स्पेक्ट्रोस्कोप or prism, after dispersion a pattern is obtained, photographic pattern is obtained on the screen in the form of fine lines, groups of lines or bands. This is known as spectrum. उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम को हमें हायर लेवल पर स्टडी करना है तो हम क्लासिफाइड कर देते हैं स्पेक्ट्रम को 2 कैटेगरी में। फर्स्ट इमिशन स्पेक्ट्रम और सेकंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। गौर करने की बात है, क्या कर रहा है? इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पहले तो इन दोनों को माइंड में आप लोग सेट कर लीजिए। स्पेक्ट्रम समझ आ गया कि लाइनिंग्स, बैंड्स, फाइन लाइनिंग्स, ग्रुप्स ऑफ लाइनिंग्स का पैटर्न जो फोटोग्राफी प्लेट पर ऑब्टेन्ड होता है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। कैसे कहते होता है पता है? तो अब ये जो स्पेक्ट्रम है हमें 2 टाइप के स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होते हैं। कौन कौन? इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब दोनों में डिफरेंसेस है इमिशन एब्जॉर्प्शन में। तो भाई इमिशन स्पेक्ट्रम कब ऑब्टेन्ड होगा, किसे कहेंगे इमिशन, और एब्जॉर्प्शन कब? उसमें भी बैंड्स, लाइनिंग्स, इसमें भी बैंड्स, लाइनिंग्स। बट इमिशन
और एब्जॉर्प्शन इसमें क्यों कहा गया? दोनों स्पेक्ट्रम ही है, बट ये सोचने की बात है कि इमिशन ये और इसको क्यों एब्जॉर्प्शन, क्या डिफरेंसेज है इसमें? कंसेप्चुअल डिफरेंस क्या है? तो इमिशन स्पेक्ट्रम में ये है कि जब भी किसी सोर्स से जो लाइट आ रही है, जैसे बल्ब, सनलाइट, ठीक है, इस लाइट को पास कर दिया गया, इसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। इस सोर्स से लाइट जो आती है उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। कैसे भाई? तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर दे दिया जाता है, जिससे कि उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स एनर्जेटिक हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके क्या होते हैं, उसमें के एनर्जेटिक हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद उससे जो रेडिएशन इमिट होता है उसको स्पेक्ट्रोस्कोप पर पास करते हैं या प्रिज्म से, तो हमें जो फोटोग्राफिक पैटर्न ऑब्टेन होगा उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। गौर कीजिए क्या कर रहा है, कैसे होता है? तो किसी भी सोर्स से बल्ब, सनलाइट, ठीक है ना, लैंप, कैंडल, किसी से जो लाइट आती है, ठीक है ना, उसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर, गैसों को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दिया जाता है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर पास होगी ये लाइट। तो उसमें जो कंपाउंड्स गैसेस होंगी उसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, पहले एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, हीट एनर्जी को। उसके बाद अब वो रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करते हैं। तो जो इमिशन इसमें से निकलता है उसको डायरेक्टली स्पेक्ट्रोस्कोप पर पास कर देते हैं या प्रिज्म पर पास करते हैं। तो हमें जो है कि स्क्रीन पर जो फोटोग्राफिक पैटर्न ऑब्टेन होगी उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब हम इसको डिवाइड करते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम और बैंड इमिशन स्पेक्ट्रम। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। किसमें किसमें? कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, माइंड बैठाते चलिए, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम और बैंड इमिशन स्पेक्ट्रम। अब भाई इसमें डिफरेंसेस क्या है? उसी तरह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को भी लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब तो पहले तो इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है भाई? तो कह रहा है कि किसी भी सोर्स से, जैसे कि ये बल्ब, कैंडल, सनलाइट से जो लाइट आती है उसको पहले हम किसी भी केमिकल के सॉल्यूशन से या केमिकल के वेपर से या केमिकल के गैस से पास करते हैं, पास करेंगे। उसके बाद उसको डायरेक्टली स्पेक्ट्रोस्कोप पर उस लाइट को पहले गैस से किसी भी केमिकल के सॉल्यूशन से या गैस से या वेपर से पास करने के बाद उसको हम डायरेक्टली स्पेक्ट्रोस्कोप पर या प्रिज्म पर पास करने के बाद उस स्क्रीन पर उसका फोटोग्राफिक ऑब्टेन करते हैं। तो हमें ब्लैक लाइनिंग्स ऑब्टेन होती है। क्या ऑब्टेन होगी? ब्लैक लाइनिंग्स। तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है? अब तो इमिशन हो गया और ये एब्जॉर्प्शन हो गया। अब देखते हैं आपका इमिशन में फर्स्ट है कंटिन्यूअस। ये यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है। कंटिन्यूअस क्या कर रहा है कि शार्प वाइट लाइट को, ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट, नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट को हम पास करते हैं प्रिज्म से, तो वह 7 कलर के बैंड में डिस्पर्स हो जाता है और इसको हम फोटोग्राफिक स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं। तो हमें 7 कलर का ये लाइनिंग्स बैंड ऑब्टेन होता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस
स्पेक्ट्रम। इसे देखिए विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये अब मिलेगा आपका बैंड्स। 7 कलर का जो नैरो वाइट बीन ऑफ लाइट है उसको हम किससे पास कर दिए, प्रिज्म से, और सेपरेट हो गया तो स्क्रीन पर ऑब्टेन किए तो ये 7 कलर का बैंड ऑब्टेन होता है। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया। अब आइए, ये है एटॉमिक, ये लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम क्या है भाई, ये तो मिल जाएगा आपका। और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या करके यही सोर्स से जो लाइट आती है यहाँ पर सोर्स पास कर दिए किसी एटॉमिक गैस, तो उस गैस में जब ये लाइट जाएगी तो उस गैस में जो इलेक्ट्रॉन है उसको लाइट को पहले एब्जॉर्ब करके एनर्जी को और एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। पहले तो एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, उसके बाद एनर्जी को इमिट करते हैं रेडिएशन के फॉर्म में, तो उसको डायरेक्टली हम प्रिज्म पर पास कर देते हैं। देखिए पहले क्या हुआ, सोर्स से निकला, गैस में भेज दिया गया, एटॉमिक गैस में, तो इसमें जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे पहले एब्जॉर्ब किए लाइट को, एब्जॉर्ब करने के बाद फर्स्ट एब्जॉर्ब करते हैं, इसके बाद अब उसमें से इमिट होता है रेडिएशन, तो उस रेडिएशन को हम पास कर देते हैं प्रिज्म पर। तो हमें फाइन लाइंस, क्लियर, हर लाइन के स्पेस में ब्लैक लाइंस होती है, मतलब फाइन लाइंस मिलेंगी और गैप में उसके ब्लैक लाइन से, सभी फाइन लाइंस ब्लैक लाइन से सेपरेटेड होती है, तो इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। एक बार फिर से देखिए क्या कर रहा है कि किसी सोर्स से लाइट जो ओरिजिनेट हो रही है उसको हम पास कर दिए एटॉमिक गैस में, तो उसमें जो एटम्स हैं पहले उसको एब्जॉर्ब करेंगे और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं उसके एब्जॉर्ब करने के बाद, और उसके बाद वे उसको इमिट करते हैं रेडिएशन को, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होने के बाद। तो जो इमिशन होता है उसको प्रिज्म से पास करते हैं, तो जो फोटोग्राफिक ये पैटर्न ऑब्टेन होता है इसमें फाइन लाइंस होती है, हर लाइंस के स्पेस में ब्लैक लाइंस ब्लैक होता है, ब्लैक से ब्लैक स्पेस से सभी लाइंस क्या होती है, सेपरेट होती है, उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक यही प्रोसेस इसमें होती है, बट इसमें क्या होती है कि हम जब मॉलिक्यूलर गैस लेंगे, इसमें एटॉमिक गैस लेते हैं, इसमें मॉलिक्यूलर गैस लेते हैं, वही सोर्स सन से या कैंडल से पास कर दी इसमें, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो एक्साइटेड होते हैं एनर्जी लेकर के, बट उसमें वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ठीक ना, इस टाइप का भी एक्साइटमेंट होता है, केवल इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटमेंट में नहीं। देखिए ध्यान दीजिए क्या क्या, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटमेंट होने के साथ साथ वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इस तरह का एक्साइटमेंट होता है। पहले लाइट गुजर किया, लेकिन मॉलिक्यूल्स फॉर्म में रहते हैं सब, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन रोटेशनल, वाइब्रेशनल, सब तरह का एक्साइटमेंट होता है। उसके बाद अब ये भी इमिट करता है रेडिएशन, जिसको हम पास करते हैं प्रिज्म से, तो हमें जो फोटोग्राफिक पैटर्न ऑब्टेन होगा उसमें सेपरेट लाइन नहीं, ग्रुप्स ऑफ लाइनिंग, क्योंकि एक दूसरे से कम्पैक्ट होती है लाइनिंग्स। उसमें तो क्या था कि फाइन लाइन्स एकदम सेपरेट थी, और इसमें लाइनों का ग्रुप, लाइनिंग जो ऑब्टेन होगी ग्रुप में होगी, कम्पैक्ट ग्रुप में होती है, जिसको हम बैंड बोलते हैं, और इस स्पेक्ट्रम को बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। सेपरेट लाइनिंग्स ऑब्टेन हुई तो लाइन स्पेक्ट्रम, और इसमें लाइनिंग्स का ग्रुप ऑब्टेन हुआ, वो एटम में पास किए और ये मॉलिक्यूल्स में पास किए। उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए एक्साइटमेंट हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटमेंट भी होता है, रोटेशनल होता है, वाइब्रेशनल होता है, डिफरेंस देख रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा लाइनिंग और ये होता है बैंड। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जैसे हम पढ़े, इसमें भी लाइन और बैंड। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है भाई कि ये लाइट को हम किसी भी केमिकल के सॉल्यूशन से पास कर देते हैं,
गैस से पास करते हैं किसी केमिकल। तो अब यदि वो गैस जो केमिकल वो एटॉमिक फॉर्म में है और तब जाकर के हम लाइट को पास करते हैं, देखिए पास कर देते हैं तो डायरेक्टली उसमें से जो रेडिएशन जाएगा केमिकल के गैस से, उसको हम लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप से पास करने के बाद इस फोटोग्राफी जो है पैटर्न, तो हमें ब्लैक लाइनिंग्स ऑब्टेन होती है। क्या ऑब्टेन होगी? ब्लैक लाइनिंग्स। देखिए तो एटॉमिक फॉर्म में गैस हो तब हम लाइट को पास करके और तब उससे इमिट होने वाले रेडिएशन को प्रिज्म से पास करते हैं, तो ब्लैक लाइनिंग्स ऑब्टेन होती है, जिसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। और वही जब हम इस गैस को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेते हैं और तब पास करते हैं, और तब जो है कि हमें जो ब्लैक लाइनिंग्स ऑब्टेन होती है उसका ग्रुप कॉम्पैक्ट, उसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। तो इसमें ब्लैक लाइनिंग्स मिलेंगे, इसमें जो है कि ब्राइट लाइनिंग्स ऑब्टेन होती है, ग्रुप ऑफ ब्राइट लाइनिंग्स ऑब्टेन होता है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लियर है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। तो आप लोग और कीजिए, ये हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग समझ आया होगा। इसको यदि थरोली समझना है तो इस डायग्राम को आप लोग ड्रा कर लीजिए और इस वीडियो को गौर से सुनिए। क्या हम जो है कि पर्टिकुलर स्पेशलाइज कंसेप्ट बता रहे हैं, नहीं तो बहुत कंफ्यूज कर देगा। ठीक है ना। और इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है। इसके बाद अब बता रहे हैं इम्पॉर्टेंट वो भी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी तुरंत मिलते हैं हम लोग। ठीक है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। जिससे कि इससे पहले हम लोग पढ़ लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। उसी ऑर्डर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो क्या करते हैं कि हाइड्रोजन गैस को, ठीक है ना, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर हम इसमें पास करते हैं लाइट, किसी भी सोर्स से जो लाइट होती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद उसमें से ब्लशिंग लाइट रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होती है, जिसका हम स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालिसिस करते हैं। तो स्क्रीन पर अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ की बहुत सारे लाइनिंग्स ऑब्टेन होती है। यूवी रीजन, वायलेट रीजन, इंफ्रारेड रीजन, तो इस सब रीजन की अलग अलग लाइनिंग्स ग्रुप में ऑब्टेन होती हैं, जिसको हम सीरीज कहते हैं। ठीक है ना। तो हमें ध्यान देना है कि उस जो लाइनिंग्स को हम कितने सीरीज में डिवाइड करते हैं। जो भी लाइनिंग्स मिलती हैं हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रम में, वो लाइन्स ग्रुप होती है, ग्रुप में अलग अलग जो है कि वेवलेंथ की लाइनिंग्स होती है, वो ग्रुप में जो है कि ग्रुप्ड होती है। उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और उसको बोलते हैं सीरीज। ठीक है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज लाइनिंग्स, इसमें जो है कि सबसे फर्स्ट जो लाइनिंग्स होती है उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। सेकेंड लाइन को बामर सीरीज, और थर्ड लाइन को पास्चन सीरीज, फोर्थ लाइन को ब्रैकेट सीरीज, और जो फिफ्थ लाइन इसका ग्रुप होता है, ग्रुप फोर्ड सीरीज, और जो सिक्स होता है उसको हम्फर सीरीज बोलते हैं। देखिए फर्स्ट सीरीज जो लाइनिंग्स का ग्रुप है उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं, माइंड समझिए। दूसरा वाला जो लाइनिंग्स का ग्रुप है उसको बामर सीरीज, तीसरे वाले में पास्चन सीरीज, और चौथे वाले में ब्रैकेट सीरीज, पांचवे को फोर्ड सीरीज, और छठवें को हम्फर सीरीज बोलते हैं। और इसमें लाइमन के लिए
N1 फर्स्ट स्टेज N1 इक्वल 1 और N2 इक्वल 2 3 4 5 डॉट 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 1 लाइन में N1 इक्वल 1 और N2 इक्वल 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट डॉट। बामर सीरीज के लिए N1 इक्वल 2 यहाँ से शुरू हो रही है और N2 इक्वल 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट 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 इन्फिनाइट। पास्चन के लिए N1 इक्वल 3 और N2 इक्वल 4 5 6 7 डॉट 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 ऐसे करके कर देते हैं। इसी तरह से ब्रैकेट के लिए N1 इक्वल 4 और N2 इक्वल 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। फॉन्ट के लिए N1 इक्वल 5, ठीक है ना, और N2 इक्वल 6 7 डॉट 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 डॉट। हम्फर के लिए N1 इक्वल 6 और N2 इक्वल 7 डॉट 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 ऐसे। तो इन लोगों का ऐसे जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होती है जो लाइनिंग जो ग्रुप होता है उसका बोलते हैं लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, हॉर्न सीरीज, हम्फर सीरीज। इसको जानना इसलिए जरूरी है कि इस पर क्वेश्चन आते हैं, पूछ देगा कि किस रीजन से हैं। तो देखिए लाइमन सीरीज यूवी रीजन, बामर सीरीज विजुअल रीजन, पास्चन सीरीज इंफ्रारेड रीजन, ब्रैकेट वो भी इंफ्रारेड, फंड ये भी इंफ्रारेड, हम्फर इंफ्रारेड। और ये लाइमन होता है यूवी रीजन का, बामर होता है विजुअल रीजन का और पास्चन होता है इंफ्रारेड। ये सब तीनों यहाँ से 4 तक इंफ्रारेड रीजन होता है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसमें जो मिलने वाली लाइनिंग्स है उनका ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं सीरीज, ठीक है ना। अब हम स्टडी करते हैं रीडबर्ग फार्मूला, ठीक है ना। तो रीडबर्ग फार्मूला देखते हैं क्या होता है, स्टडी करेंगे हम लोग रीडबर्ग फार्मूला। क्या स्टडी करेंगे, रीडबर्ग फार्मूला स्टडी करेंगे। रीडबर्ग फार्मूला क्या है, हमें जो है कि इस बात को ध्यान देना है कि रीडबर्ग फार्मूला है क्या। कह रहा है कि इन 1890 में रीडबर्ग ने जो डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइनिंग्स ऑब्टेन होती है, जो लाइनिंग्स ऑब्टेन होती है डिफरेंट वेवलेंथ की, उनके वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन प्रोवाइड किया। 1890 में रीडबर्ग ने जो लाइनिंग स्पेक्ट्रम में जो लाइनिंग्स मिलती हैं उसके वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, डिफरेंट लाइनिंग्स के डिफरेंट वेवलेंथ रहते, उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन प्रोवाइड किया, जिसको बोलते हैं राइडबर्ग फार्मूला या राइडबर्ग इक्वेशन। क्या था भाई, तो ये होता है आपका वेव नंबर इक्वल, जानते हैं कि वेव नंबर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का, तो वेव नंबर इक्वल लैम्डा आर जेड स्क्वायर और ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यही जो है कि आर रीडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले को हम लोग कहते हैं रीडबर्ग फार्मूला, ठीक है ना। इसमें आपका N1, अब लाइमन सीरीज के लिए N1 इक्वल 1 और N2 इक्वल 2 3 4 5 6 ऐसे चलता है। लाइमन बामर सीरीज के लिए N1 इक्वल 2 तो N2 इक्वल
3 4 5 6। लाइमन बामर पास्चन के लिए N1 इक्वल 3 तो N2 इक्वल 4 5 6। फुंड के लिए पास्चन ब्रैकेट के लिए आपका N1 इक्वल 4 तो N2 इक्वल 5 6 7 ऐसे ब्रैकेट हो गया। उसके बाद फुंड के लिए N1 इक्वल 5 तो N2 इक्वल 6 7 ऐसे रहता है आपका। इस फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो अब कैसे निकला है इसका हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। रीडबर्ग फॉर्मूले का कैसे हम लोग निकालेंगे इसका डेरिवेशन देखते हैं। पहले तो इसको जानना जरूरी इसलिए भाई कैलकुलेशन आएगा, तो अभी हम नहीं जानेंगे तो फिर बाद में जाकर के ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। इसलिए आप लोगों को यदि ईजिली पैटर्न में सीखना है तो हर फॉर्मूले को जनरली जिसे बताया जा रहा है पहले तो हम लोग लर्न करते चलिए। अब ये कैसे आया इसको हम डिराइव कैसे करते हैं भाई, तो इसका डिराइवेशन देख लेते हैं। होता क्या है कि चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई इक्वल क्या होता है E2 माइनस E1 अब एनर्जी के लिए फॉर्मूला के लिए कल हम आप लोगों को अगले पहले वाले इस वीडियो में आप लोगों को हम बता चुके हैं कि फार्मूला डिराइव किए थे डेल्टा ई इक्वल माइनस आया था, याद है। फार्मूला क्या था कि 2 पाई स्क्वायर था, एम के का स्क्वायर था, जेड का स्क्वायर था और ई पर पावर 4 था। यदि याद होगा तो याद होगा बाटे में N2 का वर्ग और H2 का वर्ग। H2 नहीं होता है, ये होता है, ये माइनस होता है और फिर माइनस करके इस ब्रैकेट में फिर इसी पैटर्न को माइनस में लिखते हैं 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 बटे में N1 का स्क्वायर H2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रह जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा ई इक्वल, एक बार फिर से लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 बटे में N2 का स्क्वायर। क्लियर है, ये माइनस है अब ये माइनस माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 बटे में N1 का स्क्वायर। अब इस माइनस को इधर लेते चलिए, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए, ये प्लस में और इधर माइनस हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 बटे में N1 का स्क्वायर एच का स्क्वायर, ये लिख दिए और ये माइनस है तो माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 और बड़े में N2 का स्क्वायर ई हो जाता है। इसमें कॉमन लेने वाली चीज़ें क्या है, उसको कॉमन ले लिया जाए, ठीक है ना। तो कॉमन भाई 2 पाई स्क्वायर ले सकते हैं, उसमें भी है इसमें भी है, एम ले सकते हैं, के स्क्वायर भी ले सकते हैं, जेड स्क्वायर भी ले सकते हैं, ई पावर 4 ये कॉमन हो जाएगा
बटे में एच स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, आपका एच स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या क्या बचेगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये जो है कि आपको फॉर्मूला मिलता है जिसमें कि हम इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू होता है आपका, हम ई के जगह पर लिख सकते हैं डेल्टा ई इक्वल होता है फॉर्मूला एच न्यू इक्वल एच इंटू सी बाई लेमडा। ठीक है, यहाँ डेल्टा ई की जगह पर तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एच सी बाई लेमडा। ठीक है ना। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर आगे करते हैं, एच सी को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 1/λ बचेगा। एच सी को इधर नीचे शिफ्ट कर दीजिए तो 1/λ बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, शिफ्ट कर दीजिए 1/λ इक्वल क्या मिलेगा 2π² m k² z² e पर पावर 4 बटे में आपका h³ इंटू सी ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये मिल जाएगा हम लोगों को। ये एच सी यहाँ भेज दिए तो सी एक करते सी स्क्वायर हो जाए, सी क्यूब हो गया एच सी। अब इस सब की वैल्यू जो है कि होती है आर के बराबर, तो यहाँ पर सबकी वैल्यू आर के, तो 1/λ इक्वल आर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/। तो ये फॉर्मूला हमें ऑब्टेन होता है। ठीक ना, इसको बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। ठीक ना, आपका यहाँ पर z² रह जाता है। ठीक, और इतनी की वैल्यू आर होती है, जेड को छोड़ करके ये सब वैल्यू और ये आर के बराबर होता है, पुट कर देते हैं तो ये निकल जाता है। इस पर हम लोग कैलकुलेशन करना है। ठीक है ना, तो इसको हम पहले स्टडी करेंगे। बोर्ड्स के मॉडल पढ़ाए हैं, उसमें फॉर्मूला डिराइव किया गया है वो, और रीडबर्ग कांस्टेंट, इन दोनों को सबको मिला करके नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेशन आप लोग बताएंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप, जो लो लेवल से हाई लेवल तक होगा। ठीक है ना, तो वो आपको तुरंत ऑब्टेन हो जाए। इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी प्रॉफिट मिले। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं इसके कैलकुलेशन के साथ। लो से हाई हर कंसेप्ट की कैलकुलेशन मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।